अगर तो आपकी डिलीवरी रमज़ान में या उससे अगले 2 माह यानी अप्रैल और मई में है तो ये वीडियो आपके लिए है। आजकल जैसा कि रमज़ान चल रहा है और हम इसकी बरकतें और रूहानियत जो है वो समेटने में मसरूफ़ हैं, साथ ही साथ हमारी हामला ख़वातीन भी अपनी तबीयत के मुताबिक, अपनी हिम्मत के मुताबिक इसमें भरपूर हिस्सा ले रही हैं और इसकी बरकतों से फ़ायदा हासिल करने के लिए मैक्सिमम इस्तिफ़ादा कर रही हैं। और साथ ही मैं एक खुद छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि आपको वक्तन फ़वक्तन रमज़ान से रिलेटेड, आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड गाइड करती रहूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आप कमेंट्स में इस बात को सराहते हैं, बहुत सी ख़वातीन मुझे ये बताती हैं कि वो इस चैनल के थ्रू, मेरी वीडियोस के थ्रू उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है, क्योंकि सम वे और द अदर उनकी शायद डॉक्टर्स तक अप्रोच नहीं है या ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो इन वीडियोस के थ्रू वो घर पे बैठे बहुत ही हेल्प जो है वो हासिल कर रही हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा आपकी थैंकफुल हूँ कि आप मुझे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बिकॉज़ जब आप इस तरह के कमेंट्स करते हैं तो हमारा भी हौसला अफजाई होती है। अब हम आते हैं उस स्टेप्स की तरफ जो कि आपको करने हैं कि अगर आपकी डिलीवरी रमज़ान में या अगले 1-2 माह में एक्सपेक्टेड है। इवन अगर आपका सिजेरियन भी प्लान्ड है, जैसे अगर आपके पहले 1-2 सिजेरियंस हुए हुए हैं, आपकी डॉक्टर ने आपको सिजेरियंस की भी डेट दी हुई है, तो आप उनके लिए भी ये वीडियो उतनी ही फ़ायदेमंद है। सबसे पहले तो हम अपने रोज़े के स्टेटस पे ही आते हैं कि अगर आपकी रमज़ान में डिलीवरी है, आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कोई मेडिकल इशू नहीं है, आपके बच्चे का पानी भी ठीक है, और अगर आप रोज़े रख रही हैं और आपकी तबीयत जो है इस चीज़ की इजाज़त देती है, तो आप रोज़े रख सकती हैं, बशर्त ये कि आप अपना हाइड्रेशन स्टेटस और अपना जो डाइट है उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बिकॉज़ यही आखिरी 3 महीने या आखिरी महीना अगर आपका चल रहा है, तो ये वो होता है जिसमें बेबी अपना मैक्सिमम वेट गेन करता है और बच्चे के पानी पे बहुत इफ़ेक्ट होता है अगर आपका अपना जो वाटर इनटेक है वो कम है। अगर तो ऐसा सब ठीक चल रहा है, सब नॉर्मल है, तो फिर आप रोज़े रख सकती हैं। उसमें भी आप कोशिश करें बीच में एक आधा रोज़ा छोड़ दें, ताकि उस दिन में आप अपने आप को एनर्जाइज कर सकें। और साथ ही रोज़ों के बाद जो है हमारी ईद आती है। ईद पे आपको बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो मेहंदी लगवाती हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी डिलीवरी जो है वो ईद के आसपास है, या आपको सी सेक्शन की डेट जो है वो ईद के आसपास दी गई है, ईद के बाद, तो प्लीज़ मेहंदी अवॉइड करें। उसकी वजह ये है कि अगर आपका सी सेक्शन होता है, आपको जब एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो आपके हाथ की उंगलियों पे, आपके नाखूनों पे हमें ऑक्सीजन का स्टेटस देखना होता है। अगर आपके मेहंदी लगी होती है तो हमारे लिए वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है, बल्कि ऑब्वियसली आपके अपने लिए भी वो बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। सेकेंडली, मेहंदी अगर आपकी डिलीवरी या सी सेक्शन ईद के आसपास नहीं है, लेकिन फिर भी आप मेहंदी लगवाना चाहते हैं, तो आप केमिकल मेहंदी से अवॉइड करें। बिकॉज़ आजकल बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाली मेहंदी आ रही है, जिससे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो रहे हैं, उनकी स्किन एरप्शन हो जाती है, यहाँ तक कि कई पेशेंट्स का बीपी भी शूट कर चुका है। हमारे पास इमरजेंसी में इसी तरह 1-2 पेशेंट्स ऐसी आ चुकी हैं जिनको मेहंदी के फ़ौरन बाद जो है वो फिट्स होने लग गए थे, और उसकी वजह ये थी कि उनकी बॉडी जो थी उस मेहंदी से एलर्जिक हो गई, और उसके बाद उनका बीपी शूट हुआ और ऑटोमेटिकली साथ उनको फिट्स आने लग गए। रमज़ान के दौरान भी आपने अपने विज़िट्स जो हैं अपनी डॉक्टर के पास मिस नहीं करने। आपने इस चीज़ को कैजुअल नहीं लेना, ना तो डॉक्टर इस चीज़ को कैजुअल लेती हैं, बिकॉज़ एज़ अ डॉक्टर माई सेल्फ मैं भी रमज़ान में डेली क्लिनिक करती हूँ। तो अगर हम डेली आपके लिए बैठते हैं, तो आपको भी अपने विज़िट्स जो हैं वो रेगुलरली करने हैं। आपको जिस डेट पे बुलाया जा रहा है, जब जब बुलाया जा रहा है, चाहे रमज़ान है, आपको ये विज़िट्स ज़रूर करने हैं, और स्पेसिफ़िकली उन ख़वातीन को जिनकी डिलीवरी ही रमज़ान में है। बिकॉज़ लास्ट मंथ में आपके टेस्ट किए जाते हैं, आपका डॉपलर स्कैन किया जाता है, आपके जो वाइटल्स हैं उनको देखा जाता है, ताकि अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो उनको टाइमली पिकअप करके उसको मैनेज किया जाए। और अगर आपकी अगले 2 माह में भी डिलीवरी है, तो जैसे अगर हमें टेस्ट में आपके खून की कमी मिल जाती है या आपका बीपी का इशू जो है वो रेज हो जाता है, तो हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम आपकी इन प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकें। लेकिन अगर आप इस थ्रू आउट दिस मंथ, ड्यू टू रमज़ान, ड्यू टू योर रोज़े, इस विज़िट को मिस करेंगी, तो आपकी ये सारी चीज़ें अगर मिस हो जाएंगी, तो पूरा 1 माह आपका जो प्रॉब्लम है वो अनडायग्नोस्ड और अनट्रीटेड रहेगा, जिसके बुरे असरात आप पर और आपके बच्चे पर पड़ सकते हैं। उसके अलावा ये है कि कोशिश करें कि आप मोबिलाइज़ रहें, कम से कम आधा घंटा सुबह में और आधा घंटा जो है शाम में
वॉक ज़रूर करें। अगर आप रोज़े रख रही हैं तो भी मैं आपको एडवाइस करूंगी कि सहरी करने के बाद थोड़ी सी चहलकदमी ज़रूर कर लीजिए। बेशक सहरी से लेकर अफ्तारी तक आप कोई प्रॉपर्ली वॉक ना करें, लेकिन अफ्तारी करने के बाद फिर जो है आप तकरीबन आधे घंटे की वॉक ज़रूर करें। उससे ये होगा कि आपके जो यूट्रस है उसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा जाएगी, आपके बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा जाएगी और आपके बच्चे की ग्रोथ जो है वो अफेक्ट नहीं होगी। अपना वाटर इनटेक आपने किसी भी सूरत जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना, बिकॉज़ ये वो टाइम है जिसमें बच्चे का वाटर स्टेटस बहुत आराम से कम हो जाता है। तो अगर आप अपना वाटर स्टेटस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आप अपने बच्चे की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी। अफ्तारी से लेकर सहरी तक कम से कम 10 से 12 ग्लास आपने पानी ज़रूर पीना है। वो पानी की फॉर्म में लें, ड्रिंक्स की फॉर्म में लें, ORS लें। मैं ड्रिंक्स पे एक बहुत डिटेल से वीडियो कर चुकी हूँ, प्लीज़ आप उसको चैनल पे जाकर देखिए। आपको बहुत से आइडियाज़ मिलेंगे कि आपको किस किस्म की ड्रिंक्स जो हैं वो पीनी चाहिए और कौन सी ड्रिंक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। आप अफ्तारी के बाद कोशिश करें कि ग्रीन टी लें। मुझे बहुत से आजकल कमेंट्स आ रहे हैं कि जी हमारी डिलीवरी होने वाली है लेकिन हमें अभी तक लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुई। ग्रीन टी जो है आपके यूट्रस को सॉफ्ट करती है। अगर तो आपका 37 या 38 वीक चल रहा है तो चाय की बजाय कोशिश करें आप अफ्तारी में ग्रीन टी लें। इससे जो है लेबर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। अपने बैग्स जो हैं उनको पैक करके रखिए, क्योंकि उस टाइम पे अगर आपकी लेबर अचानक से स्टार्ट हो जाती है तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मिस हो जाती हैं। बैग्स के ऊपर भी मैं एक बहुत डिटेल से वीडियो कर चुकी हूँ जिसमें आपको अपना और बेबी दोनों का बैग जो है वो ऑलरेडी पैक्ड रखना है। अपना BP आपने मॉनिटर्ड रखना है, अपनी बेबी की मूवमेंट्स को आपने मॉनिटर्ड रखना है। स्पेशली इस ड्यूरेशन में जो कि ये 3 माह का ड्यूरेशन है, इसमें आपके बच्चे की मूवमेंट जो है वो 10 से 12 दफ़ा ज़रूर हो जानी चाहिए। अगर आपकी मूवमेंट कम होती है तो फिर ये आपके लिए एक अलार्मिंग साइन है। अगर आप रोज़े में हैं, रोज़े रख रही हैं, तो फिर आपको अपने रोज़ों में ब्रेक देनी पड़ेगी, बिकॉज़ इसका मतलब है कि आपके रोज़े की वजह से आपका ग्लूकोज लेवल कम होता है, आपका हाइड्रेशन स्टेटस कम होता है, जिसकी वजह से बेबी की मूवमेंट अफेक्ट होती है। साथ ही साथ ये है कि अगर तो आपका सी सेक्शन प्लान है रमज़ान में या आगे फर्दर भी, तो आप अपना ग्रुप स्पेसिफिक डोनर जो है उसको ज़रूर जो है अपने डिसाइड करके रखना है कि किस ने आपको ब्लड देना है। बिकॉज़ उस टाइम पे, और स्पेशली अगर आपका रमज़ान में प्लान है, तो अब आजकल जैसे रमज़ान में अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं होती कई दफ़ा, तो आपने मेक श्योर करना है कि जो भी आपका डोनर होगा वो आप उसके साथ कम्युनिकेटेड रहें, कोऑर्डिनेटेड रहें, उसको पता हो कि आपकी ये डेट है, सी सेक्शन की ये डेट है या आपकी ड्यू डेट क्या है। तो उन दिनों में आप लोगों का कम्युनिकेशन जो है वो ज़रूर होना चाहिए। कोशिश करें रात में 6 से 8 घंटे की स्लीप ज़रूर लें, बिकॉज़ डिलीवरी के करीब अगर आपकी नींद कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो बच्चे के लेबर में डिस्ट्रेस में जाने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। और जैसा कि मैं बता रही हूँ कि अब तक आपका जो मोड ऑफ डिलीवरी है, अगर तो पहले किसी के सी सेक्शन से तो डेफिनेटली सी सेक्शन है, लेकिन अगर पहले नॉर्मल थे या आपका फर्स्ट बेबी चल रहा है, तो भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया जो है वो डॉक्टर के साथ हो जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी किस तरफ को जा रही है। सो अकॉर्डिंगली आपने अपनी सारी जो है वो पैकिंग और तैयारी और अपना मेंटल मेकअप उस लिहाज से ज़रूर करना है। कोशिश करें कि अपनी ज्वेलरी जो है वो उतार के रखें। इसके बाद जो है, क्योंकि आपकी बॉडी में स्वेलिंग शुरू हो जाती है, तो कई दफ़ा वो ज्वेलरी हमें लेबर रूम में या ऑपरेशन थिएटर में उतारनी पड़ती है। इन सब टिप्स को आपने ज़रूर फॉलो करना है, स्पेशली डाइटरी एडवाइस पे और आपकी जो मेडिकल एडवाइसेस हैं उसमें। वन मोर थिंग, इम्पॉर्टेंट वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी मेडिकेशन आपने मिस नहीं करनी। अगर आप रोज़े भी रख रही हैं तो अपनी मेडिकेशंस को सहरी और अफ्तारी में डिवाइड कीजिए, क्योंकि इकट्ठी एक ही दफ़ा में मेडिसिन ले लेने से एक तो उसकी डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती, आपकी तबीयत में बोझलपन होता है और आपको कई दफ़ा तेज़ाबियत और एसिडिटी हो सकती है। स्पेसिफिकली जो आयरन की मेडिसिन है उसको आपने कैल्शियम के साथ नहीं लेना। एक टाइम पे आप कैल्शियम ले लीजिए और दूसरे टाइम पे आप आयरन ले लीजिए। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिखिए, डेफिनेटली आई एम गोना आंसर दोज कमेंट्स। थैंक यू।